सो गाइस, आज हम सॉल्यूशन का दूसरा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं एंड दैट इज वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू डू रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, राउट्स लॉ, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड एजियोट्रॉप्स। ये सारे के सारे टॉपिक वेपर प्रेशर से रिलेटेड हैं, सो वी आर गोइंग टू कवर इट इन सिंगल वीडियो। सो दिस वीडियो इज एडवांस लेवल वीडियो। इस वीडियो में हम चीजों को काफी माइन्यूटली स्टडी करने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू कवर फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस लेवल इन दिस वीडियो। सो लेट्स डू इट। सो गाइज, इफ यू वांट टू सी मोर ऑफ आवर वीडियोस, then you can check out these videos. And if you are new to this channel, then subscribe and press the bell icon ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। So guys, this video is our second video on solution और इसमें हम बहुत ही माइन्यूटली चीजों को स्टडी करने वाले हैं। तो हम काफी टाइम लगा के काफी अच्छी तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम चीजों को इतना थॉरली स्टडी करेंगे कि आपको चीजों को याद करने की जरूरत नहीं होगी। वीडियो के साथ ही साथ आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सो अगर आपने ये टॉपिक स्कूल कॉलेज में स्टडी किया हो तो इस कॉन्सेप्ट को कवर करने के लिए 1 से 2 हफ्ते लगते हैं, बट वी विल कवर दिस थिंग इन 2 आवर्स। अब इस वीडियो में मेरा एम ये रहेगा कि मैं इसमें छोटी सी छोटी चीजों को कवर करूं ताकि आपको आपके एडवांस लेवल में काम आ सके, ये आपको कॉम्पिटिशन्स में भी काम आ सके। सो ये रहेगा हमारा एम। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट टॉपिक एंड दैट इज वेपर प्रेशर। तो अब हम स्टडी करने जा रहे हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है। तो ये है मेरा एक लिक्विड। इस लिक्विड को जब मैं हीटअप करूंगा तो मुझे यहां पे मिलेगा वेपर। सो दैट इज आवर फर्स्ट थिंग। जब हम इस लिक्विड को हीटअप करेंगे तो हमें यहां पे मिलेगा वेपर्स। अभी जो लिक्विड के सरफेस के पार्टिकल्स हैं, ये वाले पार्टिकल्स वेपर्स में चेंज होते हैं। इस लिक्विड में पार्टिकल यहां पे भी होगा, यहां पे भी होगा, यहां पे भी होगा, बट जो ये सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स वेपर में चेंज होते हैं। तो इस सरफेस में जितने भी पार्टिकल्स हैं, दे विल इवेपोरेट एंड दे विल फॉर्म वेपर। तो इस तरीके से लिक्विड वेपर में चेंज होता है। अब ये जो वेपर है, ये वेपर इस कंटेनर में प्रेशर लगाएगा। ये वेपर इस कंटेनर में प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू कर देगा। सो इस चीज को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। हमने लिक्विड को हीट किया, लिक्विड वेपर में चेंज हो गया और वेपर ने वेपर प्रेशर क्रिएट किया। सो दैट इज वेपर प्रेशर। अब ये है मेरा लिक्विड और ये लिक्विड चेंज हो रहा है वेपर में। तो ये चीज हमें समझ आ गई। जब ये लिक्विड वेपर में चेंज होता है उसे हम कहते हैं इवेपोरेशन, और जब ये वेपर वापस लिक्विड में चेंज होता है उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। तो यहां पे यही चीज लिखी हुई है। जब लिक्विड वेपर में चेंज होता है दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन, और जब वेपर लिक्विड में चेंज होता है दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो जब हम लिक्विड को हीटअप करेंगे तो हमारे पास एक ऐसा टाइम आएगा कि जितना लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा है उतना ही वेपर वापस लिक्विड में भी चेंज होते रहेगा। जितना लिक्विड वेपर में चेंज हुआ उतना ही वेपर लिक्विड में चेंज होते रहेगा, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जितना लिक्विड वेपर में चेंज होगा उतना ही वेपर लिक्विड में चेंज होने लगेगा, and that point is called equilibrium. अब equilibrium में rate of evaporation is equal to rate of condensation. जितना evaporation होगा उतना ही condensation होगा। तो ये होता है equilibrium का स्टेज। equilibrium में जितना evaporation होगा उतना ही condensation होगा। तो जो हमारा वेपर प्रेशर होता है वो हम कैलकुलेट कब करते हैं? वो हम कैलकुलेट करते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज पे, जब इवेपोरेशन कंडेंसेशन के बराबर हो जाए। सो वेपर प्रेशर इज कैलकुलेटेड एट इक्विलिब्रियम। तो ये था वेपर प्रेशर एंड इट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर। अब इसको और डिटेल में समझते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे। सो लेट्स स्टडी अबाउट वेपर प्रेशर इन मोर डिटेल्स। सो लेट्स डू इट। तो हमारे पास ये एक सेटअप है। तो ये है मेरा एक कंटेनर
और इस कंटेनर के साथ जुड़ा है ये मैनोमीटर। अब मैनोमीटर का काम होता है प्रेशर कैलकुलेट करना। तो अभी ये मैनोमीटर ये शो कर रहा है कि इस पे कोई भी प्रेशर नहीं लग रहा। जितना मर्क्यूरी लेवल इधर है उतना ही मर्क्यूरी लेवल इधर है। ये दोनों बराबर तब होते हैं जब यहां से कोई भी प्रेशर नहीं लग रहा। इसका मतलब कि यहां पे अभी वेपर प्रेशर 0 है। पर जब मैं इस लिक्विड को हीट अप करूंगा तो ये वेपर क्रिएट करेगा और उस वेपर से यहां पे वेपर प्रेशर डेवलप होगा। तो इस लिक्विड को मैंने हीट अप किया और हीट अप करने पे हमें मिला यहां पे वेपर। अब ये जो वेपर है वो यहां पे लगाएगा प्रेशर। तो प्रेशर लगाने के कारण ये मर्क्यूरी लेवल हो जाएगा चेंज। अभी जो मर्क्यूरी लेवल में डिफरेंस क्रिएट हुआ है ये डिफरेंस हमें देगा वेपर प्रेशर। सो वी आर गेटिंग वेपर प्रेशर फ्रॉम दिस डिफरेंस। तो इस तरीके से हम वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं। हम कंटेनर के साथ मैनोमीटर लगाते हैं एंड मैनोमीटर से हमें मिल जाता है वेपर प्रेशर। अब ये जो लिक्विड है जब मैं इसे हीट करना स्टार्ट करूंगा तो धीरे धीरे वेपर बढ़ेगा और जैसे जैसे वेपर बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ेगा। फिर इसके बाद हम एक सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंचेंगे जिसके बाद यहां पे कोई भी वेपर क्रिएट नहीं हो पाएगा एंड दैट पॉइंट विल बी कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जितना लिक्विड वेपर में चेंज होगा उतना ही वेपर लिक्विड में भी चेंज होते रहेगा। सो दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इसके इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आके ये हो जाएगा कांस्टेंट। उसके बाद हमें मर्क्यूरी के लेवल में कोई चेंज नहीं दिखेगा। उस टाइम वेपर प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। तो जब हम लिक्विड को इनिशियली हीट करेंगे तो वेपर बढ़ेगा और वेपर बढ़ने के साथ साथ वेपर प्रेशर भी बढ़ते रहेगा। बट एक ऐसा सैचुरेशन पॉइंट आएगा जिसमें ये लिक्विड एंड वेपर इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। वेपर जितना बनना था उतना बन जाएगा, उसके बाद और नहीं बनेगा। उसके बाद जितना भी वेपर होगा वो वापस लिक्विड में चेंज हो जाएगा। दैट विल बी आवर इक्विलिब्रियम पॉइंट और उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ये प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। सो उस पॉइंट पे हम वेपर प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। तो वेपर प्रेशर हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स। तो वेपर प्रेशर क्या है? वेपर्स के द्वारा लगाया गया प्रेशर व्हेन लिक्विड एंड वेपर्स आर एट इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। तो ये प्रेशर हम कब कैलकुलेट करेंगे? जब ये लिक्विड और वेपर दोनों इक्विलिब्रियम पे आ जाएं। सो वेपर प्रेशर इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स व्हेन लिक्विड एंड वेपर्स आर एट इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि वेपर प्रेशर होता क्या है और वेपर प्रेशर किन चीजों पे डिपेंड करता है। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। तो सबसे पहला फैक्टर होता है टेम्परेचर। तो मैं जितना ज्यादा टेम्परेचर दूंगा उतना ज्यादा ही मुझे वेपर प्रेशर मिलेगा। एंड दूसरा है नेचर ऑफ लिक्विड। अब ये लिक्विड किस टाइप का है? क्या ये वॉलेटाइल है या नॉन वॉलेटाइल? तो अलग अलग लिक्विड के लिए हमारे पास अलग अलग वेपर प्रेशर आता है। सो दिस लिक्विड अफेक्ट्स वेपर प्रेशर। तो इन दोनों फैक्टर्स को हम आगे पढ़ते हैं कि ये दोनों फैक्टर्स हैं क्या। तो सबसे पहले मैं स्टडी करता हूं टेम्परेचर, हाउ टेम्परेचर अफेक्ट्स वेपर प्रेशर। तो हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन है, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा और जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। अब इस चीज का क्या मतलब है? तो ये है मेरा एक कंटेनर और इसमें मैं एक वेपर का पार्टिकल रख रहा हूं। अब ये जो पार्टिकल है इसे मैंने हीट अप किया है लो टेम्परेचर पे। इस पार्टिकल को मैंने लो टेम्परेचर दिया है। सो दिस पार्टिकल इज एट लो टेम्परेचर। ये है मेरा पहला केस। अब इसमें अगर टेम्परेचर लो होगा तो काइनेटिक एनर्जी लो होगा और काइनेटिक एनर्जी लो होगा तो वेपर प्रेशर भी लो होगा। इसे कम टेम्परेचर देने के कारण इसका काइनेटिक एनर्जी लो है
और इस लो काइनेटिक एनर्जी के कारण ये कम प्रेशर लगा रहा है। सो लो टेम्परेचर होने के कारण इसका होगा लो वेपर प्रेशर। अब हम दूसरा कंटेनर देखते हैं। सो दिस पार्टिकल इज एट हाई टेम्परेचर, और ज्यादा टेम्परेचर देने के कारण इसमें ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होने के कारण ये ज्यादा वेपर प्रेशर लगा रहा है। यू कैन सी कि ये जितना रैंडमली जितना ज्यादा स्ट्राइक करेगा उतना ज्यादा ये प्रेशर लगाएगा। तो ये वाला कम प्रेशर लगाएगा, ये वाला ज्यादा प्रेशर लगाएगा। टेम्परेचर ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगा, और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। सो हाई टेम्परेचर के कारण इसका होगा हाई वेपर प्रेशर। कम टेम्परेचर वाला कम प्रेशर लगा रहा है, और ज्यादा टेम्परेचर वाला ज्यादा प्रेशर लगा रहा है। अब हम देखते हैं नेचर ऑफ लिक्विड, कि लिक्विड का नेचर वेपर प्रेशर को कैसे इफेक्ट करता है। तो ये रहे मेरे कुछ मॉलिक्यूल्स, और ये है मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन। ये जो लाइंस हैं ये शो कर रही है कि इसमें कितना अट्रैक्शन है। अब इनके बीच में है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, इनके बीच में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन है, यानी कि ये पार्टिकल एक दूसरे के साथ बहुत ही स्ट्रांगली जुड़े हैं। अब अगर ये पार्टिकल स्ट्रांगली जुड़े हैं तो ये फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे, और अगर ये फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे तो ये ज्यादा वेपर प्रेशर नहीं लगा पाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन के कारण इसमें लगेगा लो वेपर प्रेशर। अब देखते हैं हम ये वाला केस। इन सब के बीच में वीक अट्रैक्शन है, जिनके कारण से ये पार्टिकल्स काफी दूर हैं और काफी फ्री हैं, ये रैंडमली इधर उधर मूव कर सकते हैं। ये वाले पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा कंस्ट्रेंट थे, बट ये वाले पार्टिकल्स फ्री हैं, ये रैंडमली इधर उधर मूव कर सकते हैं। तो ये वाला है वीक अट्रैक्शन वाला केस। इन पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा अट्रैक्शन नहीं है, तो ये लगाएंगे बहुत ही ज्यादा वेपर प्रेशर। इनका होगा हाई वेपर प्रेशर। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन के कारण लो वेपर प्रेशर, और वीक अट्रैक्शन के कारण हाई वेपर प्रेशर। तो ये है नेचर ऑफ लिक्विड। अब जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था उतना ही कम वेपर प्रेशर था। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होने के कारण वेपर प्रेशर था कम। सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होने के कारण वेपर प्रेशर है कम। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होने के कारण वेपर प्रेशर होगा ज्यादा। तो यहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम और वेपर प्रेशर है ज्यादा, तब वेपर प्रेशर होगा ज्यादा। तो ये है इसमें इनवर्स का रिलेशन। तो ये था नेचर ऑफ लिक्विड के लिए। अब चलते हम आगे। तो ये रहा मेरा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन वाला केस, और ये है वीक अट्रैक्शन वाला केस। अब मैं इसके दो एग्जांपल्स करके दिखता हूं। एक है डाइइथाइल ईथर और एक है इथाइल अल्कोहल। अब मुझे यह देखना है कि इन दोनों में से वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं डाइइथाइल ईथर से। जो डाइइथाइल ईथर होता है वो होता है काफी ज्यादा वॉलेटाइल। तो वॉलेटाइल वो होते हैं जो वेपर में स्पॉन्टेनियसली चेंज हो जाए, जो बहुत ही इजीली वेपर में चेंज हो जाए। तो जो डाइइथाइल ईथर है वो ऐसा केस है, इसमें पार्टिकल स्पॉन्टेनियसली वेपर में चेंज हो जाएंगे। अब क्यों? क्योंकि इनके बीच में होता है वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। डाइइथाइल ईथर के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन कम होता है, बिल्कुल ऐसे। ये डाइइथाइल ईथर के पार्टिकल और इनके बीच में अट्रैक्शन कम, और अट्रैक्शन कम होने के कारण ये काफी वॉलेटाइल है, ये काफी इजीली वेपर में चेंज हो जाता है। सो दैट इज द केस इन डाइइथाइल ईथर। अब वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कारण क्या होगा? ये लगाएगा हाई वेपर प्रेशर। तो इससे मुझे ये पता चल गया कि जो डाइइथाइल ईथर है वो लगाएगा हाई वेपर प्रेशर। अब मैं देखता हूं अल्कोहल के लिए, इथाइल अल्कोहल के लिए। तो जो इथाइल अल्कोहल है उसमें होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है ये होता है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। सो जो मेरा इथाइल अल्कोहल है उसमें ये वाला केस चल रहा है। इसमें जो पार्टिकल है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ जुड़े हैं एंड दे आर बॉन्डेड स्ट्रांगली। अब स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होने के कारण क्या होगा?
कि ये शो करेगा लो वेपर प्रेशर। तो यहां पे यही होगा कि इथाइल अल्कोहल शो करेगा लो वेपर प्रेशर। तो हमारे पास दो कंपाउंड थे, डाइथाइल ईथर एंड अल्कोहल। ईथर ने शो किया हाई वेपर प्रेशर, अल्कोहल ने शो किया लो वेपर प्रेशर। तो ये भी हो गया डन। अब चलते हैं हम आगे। अब हम वेपर प्रेशर पढ़ने जा रहे हैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए। अब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट क्या होता है वो हम देखते हैं। तो हमें यह पता है कि एक होता है सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट में हम मिलाते हैं सॉल्यूट, जिससे हमें मिलता है सॉल्यूशन। सॉल्वेंट के लिए हम यूज करते हैं ए, सॉल्यूट के लिए हम यूज करते हैं बी, और सॉल्यूशन के लिए हम यूज करते हैं एस। तो ये रहा मेरा एक सॉल्वेंट। सो दिस इज माय सॉल्वेंट ए, और इस सॉल्वेंट में मैंने ऐड किया है सॉल्यूट। तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है सॉल्यूट, और ये जो सॉल्यूट है ये है नॉन वॉलेटाइल। तो वही चीज हम पढ़ना चाह रहे हैं। वी आर स्टडिंग इट फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का मतलब ये होता है कि वो वेपर नहीं बना पाएगा। यहां पे है सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सॉल्वेंट वेपर बना सकता है, पर ये जो सॉल्यूट है वो वेपर नहीं बना सकता। नाउ यू कैन सी दिस कंटेनर। इस कंटेनर पे हम वेपर कैलकुलेट करेंगे। वी विल कैलकुलेट आवर वेपर प्रेशर इन दिस कंटेनर। तो अब हम देखते हैं आगे। तो ये रहा मेरा प्योर सॉल्वेंट। ये एक ऐसा सॉल्वेंट है जिसमें कोई भी सॉल्यूट नहीं मिला है। अभी इसमें हमने कोई भी सॉल्यूट नहीं मिला है। अभी जो प्योर सॉल्वेंट है इसके लिए मैं सिंबल यूज करूंगा ए। सॉल्वेंट के लिए हम यूज करते ए, सो वी आर यूजिंग दैट। अब ये जो सॉल्वेंट के सरफेस पार्टिकल हैं वो बनाएंगे वेपर्स। दे विल फॉर्म वेपर एंड दीज वेपर विल क्रिएट वेपर प्रेशर। तो ये नॉर्मल बात है, ये था प्योर सॉल्वेंट और ये बना रहा है वेपर। अब आगे हमने क्या किया, हमने इस सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिला दिया, और सॉल्यूट कैसा, नॉन वॉलेटाइल, जो वेपर में चेंज नहीं होगा। हमने ऐसा सॉल्यूट इसमें मिलाया, और इस सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिलाने पे हमें मिला सॉल्यूशन। तो ये है मेरा सॉल्यूशन। इसमें था पहले सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट में मिलाया मैंने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। सो इस तरीके से बना मेरा ये सॉल्यूशन। अभी जो मेरा सॉल्यूशन है इसमें सॉल्वेंट भी है और सॉल्यूट भी है। तो सॉल्वेंट के पार्टिकल हमने ये सरफेस पे क्रिएट कर दिए। ये था सॉल्वेंट और ये थे इसके सरफेस के पार्टिकल। उसी तरीके से यहां पे भी है सॉल्वेंट और उस पे है ये सरफेस के पार्टिकल। बट आप यहां पे देख सकते हो कि यहां पे सॉल्वेंट के साथ साथ ये ब्लैक कलर के सॉल्यूट्स भी हैं। तो हमारे सरफेस पे सॉल्वेंट के पार्टिकल के साथ साथ सॉल्यूट के भी पार्टिकल्स होंगे। तो इस सरफेस पे सॉल्वेंट के भी पार्टिकल्स हैं और सॉल्यूट के भी पार्टिकल्स हैं। अब ये जो सॉल्यूट हैं ये तो वेपर में चेंज नहीं होंगे, ये जो सॉल्यूट्स हैं ये वेपर्स में चेंज नहीं होंगे। पर ये जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ये वेपर में चेंज हो सकते हैं। तो ये रहे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो वेपर में चेंज हो गए, पर ये जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं ये वेपर में चेंज नहीं हो पाए। अब आप यहां पे देख सकते हो क्योंकि इसके सरफेस में सिर्फ सॉल्वेंट के ही पार्टिकल थे, कोई सॉल्यूट नहीं था, तो उस कारण से यहां पे बहुत ज्यादा वेपर्स क्रिएट हुए। तो इस केस में हमें मिले मोर वेपर्स। अब देखते हैं हम इस सॉल्यूशन में डेवलप होंगे लेस वेपर्स। अब ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पे आगे सॉल्यूट के भी पार्टिकल्स जो इवेपोरेट नहीं हुए। ये सॉल्यूट के पार्टिकल तो इवेपोरेट नहीं होंगे, तो वो यहां पे वेपर्स में कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे। तो इस केस में हुआ था मोर वेपर एंड इस केस में हुआ है लेस वेपर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट यूज करते हैं तो वेपर्स घट जाते हैं। यहां पे सॉल्यूट्स नहीं थे तो यहां पे बना था ज्यादा वेपर, यहां पे है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट तो यहां पे बना कम वेपर। तो ये है हमारा कंक्लूजन। तो अब हम सॉल्वेंट के लिए देखते हैं।
सॉल्वेंट के लिए हम वेपर प्रेशर को कहेंगे पी ए, यानी कि प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। अब ये सॉल्वेंट क्योंकि प्योर है, इसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, तो इसके साथ हम लगाएंगे नॉट। पी नॉट ए का मतलब ये हुआ कि दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। तो अब हम सॉल्यूशन के लिए देखते हैं। सॉल्यूशन जो प्रेशर लगाएगा उसको हम कहेंगे पी एस, यानी कि प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट लगा रहा है पी नॉट ए और सॉल्यूशन लगा रहा है पी एस। अब इसी चीज को हम यूज करेंगे आगे। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो अभी अभी हमने पढ़ा जो सॉल्वेंट का प्रेशर होता है दैट इज पी नॉट ए, और जो सॉल्यूशन का प्रेशर होता है दैट इज पी एस। तो हमने ये देखा था कि सॉल्वेंट जो हमारे पास प्योर सॉल्वेंट होता है वो ज्यादा प्रेशर लगाता है, पर जब हम सॉल्यूट मिलाते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है। सो ये है पी एस, यानी कि प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और ये होगा पी नॉट ए से कम। पी नॉट ए ज्यादा होगा और पी एस कम। तो जो पी नॉट ए था दैट इज माई इनिशियल प्रेशर एंड पी एस वॉज माई फाइनल प्रेशर। पहले मेरे पास इतना प्रेशर था और उसके बाद मेरे पास इतना प्रेशर था। तो पी नॉट ए और पी एस को जब हम माइनस करेंगे, ये रहा पी नॉट ए और पी एस, इन दोनों को मैंने माइनस कर दिया, तो इससे हमें क्या मिलेगा? इससे हमें मिलेगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पी नॉट ए ज्यादा था, सॉल्यूट मिलाने पे ये हो गया था कम, तो प्रेशर में कितना ड्रॉप आया है? तो वही चीज हम यहां पे कैलकुलेट कर रहे हैं। वी आर कैलकुलेटिंग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब चलते हम आगे। अब देखते हैं हम ये है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि मेरे वेपर प्रेशर में इतनी कमी आई है एज कंपेयर टू इनिशियल प्रेशर। तो इनिशियली मेरे पास प्रेशर इतना था पी नॉट ए, बट नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पे हमारे पास प्रेशर में ड्रॉप आया इतना। तो यही यहां पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। वी आर कैलकुलेटिंग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अपॉन पी नॉट ए, और इस टर्म को हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सो दिस इज आवर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो यही चीज हम यहां पे पढ़ने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सो ये है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये है मेरा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और ये जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है दैट इज इक्वल टू एक्सपी, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये जो चीज है इसको मुझे डिराइव करना है। आई हैव टू डिराइव दिस थिंग। तो हम यहां पे ये काम करेंगे, पर इसको डिराइव करने के लिए हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। पहले सबसे पहली चीज कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, दूसरी चीज कि डाल्टन्स लॉ क्या होता है, एंड तीसरी चीज कि राउल्ट्स लॉ क्या होता है। तो मुझे पता होना चाहिए मोल फ्रैक्शन क्या होता है, डाल्टन्स लॉ क्या होता है, एंड राउल्ट्स लॉ क्या होता है। तो ये तीनों चीज को समझने के बाद हम इसे डिराइव करेंगे। वी विल डिराइव दिस फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मोल फ्रैक्शन से कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। तो ये मेरे पास एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में ये व्हाइट कलर के जो हमारे पास पार्टिकल हैं, दीज आर माय सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं। और ये जो ब्लैक कलर के पार्टिकल हैं, दीज पार्टिकल्स आर माय सॉल्यूट। तो ये जो व्हाइट पार्टिकल है दे आर सॉल्वेंट, और ये जो ब्लैक पार्टिकल है दे आर सॉल्यूट। सॉल्वेंट के लिए हम ए यूज करते हैं, सॉल्यूट के लिए हम बी यूज करते हैं। तो सॉल्वेंट का जो मोल है उसे हम लिखते हैं Na, और जो सॉल्यूट का मोल है उसे हम लिखेंगे Nb। Na इज मोल ऑफ सॉल्वेंट, Nb इज मोल ऑफ सॉल्यूट। अब इन दोनों इंफॉर्मेशन को यूज करके हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन के लिए हम यूज करते हैं XA, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो ये चीज हम कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारे पास सॉल्वेंट के कितने मोल हैं,
डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो मेरे पास सॉल्वेंट के मोल्स है Na और टोटल मोल्स है ये Na प्लस Nb। तो इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। तो ये है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब जैसे हमने XA निकाला है उसी तरीके से हम XB भी निकाल सकते हैं। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी कि XB, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये चीज हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे Nb यानी कि सॉल्यूट के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो सॉल्यूट के मोल्स है हमारे पास Nb और टोटल मोल्स है Na प्लस Nb। तो ये हमारा निकल गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब मोल फ्रैक्शन के बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज, तो इस सॉल्यूशन में हमारे पास सिर्फ A और B है। A का मोल फ्रैक्शन है XA और B का मोल फ्रैक्शन है XB। तो हमारे पास ये सिर्फ दो ही है। तो इन दोनों मोल फ्रैक्शन को मैं ऐड करके देखता हूं। मैंने XA और XB को ऐड किया तो मेरा आंसर आएगा हमेशा 1। तो जितने भी हमारे पास मोल फ्रैक्शंस थे उनको जब मैंने ऐड किया तो मेरा आंसर आएगा 1। तो ये है वो 3 फॉर्मूले जो हमें पता होने चाहिए। हमने बोला था कि हमें XB की जरूरत है, वी वांट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो फिर डाल्टन्स लॉ देखते हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ एटॉमिक प्रेशर। तो ये मेरे पास दो अलग अलग गैस हैं। इस वाले गैस का प्रेशर है Pa और इस गैस पे प्रेशर लग रहा है Pb। अब ये वाला गैस और ये वाला गैस, ये दो अलग अलग गैस हैं, इन दोनों को मैं ऐड अप कर देता हूं। इन दोनों को ऐड करके मैंने इस कंटेनर में डाल दिया। तो A और ये B, इन दोनों को ऐड करके हमें मिला ये सॉल्यूशन। तो इसके प्रेशर को मैं कहूंगा PS यानी कि प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब इसमें A भी है और इसमें B भी है, यानी कि यहां पे A भी प्रेशर लगाएगा और B भी प्रेशर लगाएगा। तो इस सॉल्यूशन का प्रेशर क्या होगा? इस सॉल्यूशन का प्रेशर होगा इन दोनों का सम। PS will be, this PS will be equal to Pa plus Pb। तो इस सॉल्यूशन में A भी है और B भी है। A और B दोनों के दोनों प्रेशर लगाएंगे और उसके कारण से जो हमारे पास टोटल प्रेशर आ जाएगा दैट विल बी Pa प्लस Pb। तो इस चीज को हम कहते हैं डाल्टन्स लॉ। तो ये चीज हो गई कंप्लीट। अब चलते हम राउल्ट्स लॉ पे। तो हमने अभी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर देखा। प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ A प्लस प्रेशर ऑफ B। तो ये था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब हम देखने जा रहे हैं राउल्ट्स लॉ। तो ये है सॉल्वेंट और ये है मेरे पास सॉल्यूट। तो ये है सॉल्वेंट और ये है सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है Pa इज इक्वल टू P0A XA और सॉल्यूट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है Pb इज इक्वल टू P0B XB। तो है क्या ये? P0A का मतलब है प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, XA का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और Pa है पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो ये है प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और ये है पार्शियल प्रेशर। उसी तरीके से ये है प्योर सॉल्यूट, ये है प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। तो ये है राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला। पर ये है क्या, इसे हम समझते हैं आगे। तो अब हम देखने जा रहे हैं राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे जैसे हम मोल फ्रैक्शन बढ़ाएंगे वैसे वैसे पार्शियल प्रेशर भी बढ़ेगा। सो दैट इज प्रोपोर्शनैलिटी। पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन पे डिपेंडेंट है। तो यही चीज हम यहां पे लिख रहे हैं कि पार्शियल प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। अब जब भी हमें ये प्रोपोर्शनैलिटी हटानी होती है तो हमारे को यहां पे एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है। सो यहां पे हमने यही किया है, हमने यहां पे एक कांस्टेंट ऐड किया है एंड दैट इज P0। तो पार्शियल प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, प्रोपोर्शनैलिटी हटाई तो यहां पे आया P0 एंड P0 इज प्रेशर ऑफ प्योर।
तो यहां से फाइनल हमारे पास एक फॉर्मूला आया, दैट इज पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ प्योर इनटू मोल फ्रैक्शन। तो ये फॉर्मूला हमने अभी अभी देखा था। तो अब ये है सॉल्वेंट के लिए फॉर्मूला। सो यहां पे है पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। तो इस फॉर्मूले को अब हम समझते हैं। तो ये मेरा प्योर सॉल्वेंट, इसमें वाइट वाइट पार्टिकल्स हैं एंड दीज आर ऑल सॉल्वेंट। तो इसमें सिर्फ सॉल्वेंट है और कुछ नहीं है। जब मैं इसे हीट करूंगा तो ये वेपर क्रिएट करेगा और आप वेपर में देख सकते हो कि इन वेपर्स में सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, इनमें सिर्फ वाइट पार्टिकल्स हैं सॉल्वेंट के। तो ये जो प्रेशर लगाएगा दैट विल बी प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सो इस पे जो प्रेशर लगेगा दैट इज प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के साथ अब हम सॉल्यूट ऐड करेंगे। तो ये जो येलो येलो पार्टिकल्स हैं दीज आर माई सॉल्यूट्स। तो यहां पे सॉल्वेंट्स, इनके साथ साथ हमारे पास सॉल्यूट के भी पार्टिकल्स हैं। अब जब मैं इसे हीटअप करूंगा तो क्या होगा, इसमें सॉल्वेंट के पार्टिकल्स वेपर बन रहे हैं और साथ ही साथ सॉल्यूट के भी पार्टिकल्स वेपर बन रहे हैं। तो यहां पे दोनों वेपर्स क्रिएट कर रहे हैं। तो इस कंटेनर में जो प्रेशर लगेगा वो प्रेशर लगेगा कुछ सॉल्वेंट के कारण और कुछ लगेगा सॉल्यूट के कारण। तो इस पे जो प्रेशर लगेगा दैट विल बी पार्शियल प्रेशर। सो सॉल्वेंट के पार्शियल प्रेशर को मैं लिख रहा हूं पी ए। अभी जो पार्शियल प्रेशर होता है दैट डिपेंड्स ऑन मोल फ्रैक्शन। ये जो मेरे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं इनका मोल फ्रैक्शन कितना है। सो दिस पार्शियल प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस सॉल्वेंट। तो यही चीज हमने यहां पे लिखी थी कि जो पार्शियल प्रेशर होता है दैट डिपेंड्स ऑन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और जब हमने कांस्टेंट ऐड किया था तो उसमें आया था प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो ये होता है राउल्ट्स लॉ एंड दैट इज पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ प्योर इनटू मोल फ्रैक्शन। अब इसी तरीके से हम सॉल्यूट के लिए देखते हैं। तो ये सॉल्यूट के लिए बस यहां पे हमने ए की जगह बी लगा दिया। सो वी आर गेटिंग पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स पी। तो पी नॉट बी तो हमें पता है, पी नॉट बी इज प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट। तो ये है सॉल्यूट के पार्टिकल्स। ये जो येलो पार्टिकल्स हैं दीज आर माई सॉल्यूट पार्टिकल्स। और आप देख सकते हो कि इसमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट है और जब ये वेपोराइज होगा तो इसमें सिर्फ सॉल्यूट के ही पार्टिकल्स होंगे, सिर्फ वही प्रेशर लगा रहे होंगे। सो दिस इज माई प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट। अब इस प्योर सॉल्यूट में मैंने ऐड किया सॉल्वेंट, तो क्या होगा, इसमें सॉल्यूट के भी पार्टिकल्स आएंगे अब और सॉल्वेंट के भी पार्टिकल्स आएंगे। तो ये जो सॉल्यूट है अब ये सॉल्यूट लगाएगा पार्शियल प्रेशर। सो दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। और ये जो सॉल्यूट है ये कितना प्रेशर लगाएगा दैट डिपेंड्स ऑन दीज सॉल्यूट पार्टिकल्स। इन सॉल्यूट पार्टिकल का मोल फ्रैक्शन क्या है। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इज डिपेंडेंट ऑन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो यही चीज यहां पे बताई हुई है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इज डिपेंडेंट ऑन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और ये बन गया हमारा फॉर्मूला। सो पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स पी। तो ये हो गया मेरा सॉल्यूट के लिए राउल्ट्स लॉ और ये था सॉल्वेंट के लिए राउल्ट्स लॉ। सो दिस थिंग इज कंप्लीटली डन। अब चलते हैं हम आगे। अब डाल्टन्स लॉ और राउल्ट्स लॉ इन दोनों को हम मिक्स करके देखते हैं। तो डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। तो ये लग गया यहां पे डाल्टन्स लॉ। दिस इज पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए एंड दिस इज पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय बी। तो पार्शियल प्रेशर के लिए हमारे पास ये दो फॉर्मूले हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, तो वो यहां पे हम पुट करेंगे। और पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स पी, तो वो चीज हम यहां पे पुट करेंगे। सो विल गेट पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स पी। तो पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए
प्लस पी नॉट बी एक्स पी। तो ये हमें मिला राउट्स लॉ और डाल्टन्स लॉ को मिक्स करने पे। तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम डाल्टन्स लॉ और राउट्स लॉ यूज करेंगे। सो लेट्स डू इट। तो अब हम राउट्स लॉ का एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें ये दो कंपाउंड्स हैं, एक है बेंजीन और एक है टॉलुइन। अब दोनों का हमें प्रेशर गिवन है। तो प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन है 150 mm और प्रेशर ऑफ प्योर टॉलुइन है 50 mm। अब हमने बेंजीन और टॉलुइन दोनों को मिक्स कर दिया है। इस कंटेनर में जितना भी प्रेशर लग रहा होगा उसमें से बेंजीन कुछ प्रेशर लगा रहा होगा एंड दैट प्रेशर विल बी कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन, और टॉलुइन कुछ प्रेशर लगा रहा होगा तो उसे हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉलुइन। तो ये पार्शियल प्रेशर्स भी हमें निकालने हैं। हमें बेंजीन और टॉलुइन दोनों का पार्शियल प्रेशर भी निकालना है। ये था प्योर बेंजीन का प्रेशर और ये था प्योर टॉलुइन का प्रेशर, बट ये है पार्शियल प्रेशर। ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन और ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉलुइन। अब जितना हमारे पास बेंजीन है उतना ही हमारे पास टॉलुइन है। तो वेट ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू वेट ऑफ टॉलुइन। तो ये दोनों के वेट हैं बराबर और इसको हम डिनोट करेंगे W से। बेंजीन के लिए भी हम W यूज करेंगे और टॉलुइन के लिए भी हम W यूज करेंगे। तो यहां पे हमें पता लग रहा है कि बेंजीन और टॉलुइन दोनों का वेट बराबर है। सो दैट इज गिवन इन आवर क्वेश्चन। सो ये सारी चीजें हमें अपने क्वेश्चन में गिवन है। और हमारा एम क्या है? हमारा एम ये है कि हमें सॉल्यूशन का प्रेशर निकालना है। तो सबसे पहले हम राउट्स लॉ देखते हैं। तो सॉल्वेंट के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है Pa इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। तो ये जो मेरा ए है बेंजीन, उसके लिए मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा जिससे मुझे बेंजीन का पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा। अब देखते टॉलुइन के लिए कैसे निकालेंगे। तो टॉलुइन के लिए भी हमें सेम फॉर्मूला लगाना है। तो इसके लिए हम लगाएंगे पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स पी। अब जब दोनों पार्शियल प्रेशर निकल जाएंगे, पीए और पीबी दोनों पार्शियल प्रेशर निकल गए, तो हम सॉल्यूशन का प्रेशर इस तरीके से निकालेंगे। सो दिस इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड उसके अकॉर्डिंग प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी। दोनों को ऐड करने पे मुझे मिल जाएगा प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो वही चीज हमें यहां पे निकालनी है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे पार्शियल प्रेशर्स और पार्शियल प्रेशर के बाद हम निकालेंगे प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। बट अगर हमें पार्शियल प्रेशर निकालना है तो हमें पी नॉट तो गिवन है बट हमें मोल फ्रैक्शन नहीं गिवन है। हमें मोल फ्रैक्शन ना इसका पता है ना इसका पता है। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूले होते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb और मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू Nb अपॉन Na प्लस Nb। तो ये भी हमने पहले ही पढ़ लिया है। तो ये हमें समझ आ रहा है कि अगर मुझे मोल फ्रैक्शंस निकालने हैं तो मुझे चाहिए होंगे मोल्स। तो हम मोल्स कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन वेट बाय ग्राम मोलर मास। तो सबसे पहले मैं मोल्स निकालूंगा और मोल्स के बाद मैं मोल फ्रैक्शन निकालूंगा और मोल फ्रैक्शन के बाद पार्शियल प्रेशर, जिससे मुझे मिल जाएगा प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये रहेगा हमारा सीक्वेंस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो मोल्स कैसे निकालते हैं? मोल्स के लिए हमें चाहिए वेट और ग्राम मोलर मास। तो वेट के लिए हमारे को यहां पे बताया हुआ है कि जितना वेट बेंजीन का है उतना ही वेट टॉलुइन का है। तो ये इंफॉर्मेशन तो हमें गिवन है, बट ग्राम मोलर मास हम कैसे निकालेंगे? ग्राम मोलर मास हम किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे ये बताया हुआ है हमें बेंजीन और ये हमें बताया हुआ है टॉलुइन, तो दोनों का हम ग्राम मोलर मास खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बेंजीन और टॉलुइन दोनों का ग्राम मोलर मास निकालेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद बेंजीन। तो बेंजीन के लिए फॉर्मूला होता है C6H6। तो ये है बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। अब इसका हम ग्राम मोलर मास निकालते हैं। तो यहां पे है 6 कार्बन
और हर एक कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। सो दिस इज 6 इंटू 12। अब देखते हैं यहां पे है 6 हाइड्रोजन और हर हाइड्रोजन का मास होता है 1। तो इसको हम लिखेंगे 6 इंटू 1। सो दैट्स वॉट वी आर राइटिंग, 6 इंटू 1। सो 6 इंटू 12, तो इससे आता है 72। 6 इंटू 1 करेंगे तो आएगा 6। 72 प्लस 6 को ऐड करने पे आएगा हमारे पास 78। तो बेंजीन का ग्राम मोलर मास है 78। अब देखते हैं हम टोलुइन के लिए। तो टोलुइन ये होता है बेंजीन और उसमें लगा होता है CH3। इतना पार्ट होता है C6H5 और इतना पार्ट है CH3। दोनों को ऐड करने पे हमें मिलेगा C7H8। तो ये है टोलुइन का फॉर्मूला C7H8। अब इसका हम ग्राम मोलर मास निकालेंगे। तो यहां पे हमारे पास 7 कार्बन और कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। तो हम लिखेंगे 7 इंटू 12। यहां पे है 8 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। सो विल राइट 8 इंटू 1। सो 7 इंटू 12 हमें देगा 84। 8 इंटू 1 हमें देगा 8। तो 84 प्लस 8 करके हमें मिला 92। तो बेंजीन का भी ग्राम मोलर मास निकल गया, टोलुइन का भी ग्राम मोलर मास निकल गया। तो इसको हम यहां पे लिख लेते हैं, बेंजीन का ग्राम मोलर मास, टोलुइन का ग्राम मोलर मास। अब नेक्स्ट काम है मोल्स निकालना। तो मोल्स ऑफ ए विल बी वेट ऑफ ए अपॉन ग्राम मोलर मास ऑफ ए। सो वेट ऑफ ए इज इक्वल टू W। तो मैं यहां पे W लिख लेता हूं। और ग्राम मोलर मास ऑफ ए इज इक्वल टू 78। तो मैं वो भी लिख देता हूं। तो ये आ गया W अपॉन 78। तो मुझे ए का मोल्स मिल गया। अब इसी तरीके से मैं बी के लिए मोल्स निकालता हूं। अब हम बी के लिए मोल्स निकालते हैं, तो उसके लिए मुझे चाहिए होगा बी का वेट और ग्राम मोलर मास। तो बी का वेट होगा W, तो वो हम पुट करेंगे। और ग्राम मोलर मास ऑफ बी है 92। तो ये आ जाएगा W अपॉन 92। तो ये आ गया Na और Nb दोनों आ गए। तो हमें पता है अब क्या होगा। तो हमने मोल्स तो निकाल लिया, अब हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb। तो ये हमें पता है। अब Na आया है W अपॉन 78, तो पुट कर देते हैं। Na आया W अपॉन 78 और Nb आया है W अपॉन 92। तो ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब हमें इसका लेना होगा LCM। सो लेट्स डू इट। तो इन दोनों का LCM लेने पे हमें ये मिलेगा 92W प्लस 78W अपॉन 78 इंटू 92। अब करते हैं हम कटिंग। ये 78 इस 78 से कट जाएगा। सो दोनों को काट देते हैं। ये 78 इस 78 से कट गया। अब 92W और 78W को ऐड करने पे हमारे पास आएगा 170 और इस 92 को हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे। सो विल गेट दिस थिंग 92W अपॉन 170W। तो कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो। दिस इज बेसिक LCM, तो ये आप खुद कर सकते हो। अब इस W से इस W को कट कर देते हैं। तो हमें XA मिल गया 92 अपॉन 170। अब इन दोनों को सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा 0.541। तो ये हम निकाल रहे थे मोल फ्रैक्शन ऑफ A, जो कि आया 0.541। तो XA आया 0.541। अब बचा XB। तो हमें पता है कि दोनों मोल फ्रैक्शंस को ऐड करने पे हमें 1 मिलता है। XA प्लस XB गिव्स अस 1। तो XA की वैल्यू तो मुझे पता है, वो पुट करके मैं XB निकाल सकता हूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल XA को इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो XA को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, XA को मैंने राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया। सो आई गेट XB इज इक्वल टू 1 माइनस XA। अब मैं यहां पे XA की वैल्यू पुट कर देता हूं।
तो x है 0.541 जो मैंने यहां पे पुट कर दिया। अब 1 माइनस 0.541 को माइनस करने पे मुझे मिलेगा 0.459। तो XP आ गया 0.459। तो XP आ गया 0.459। तो मुझे A का भी मोल फ्रैक्शन मिल गया और मुझे B का भी मोल फ्रैक्शन मिल गया। सो मैं दोनों को यहां पे लिख देता हूं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज 0.541, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज 0.459। तो हम अपने सेकेंड स्टेज पे भी पहुंच गए। पहले हमने मोल्स निकाला, फिर मोल्स के बाद हमने मोल फ्रैक्शन निकाला। अब मोल फ्रैक्शन के बाद हम पार्शियल प्रेशर निकालेंगे। तो हमने सबसे पहले मोल्स निकाला और फिर मोल्स के बाद हमने मोल फ्रैक्शन निकाला। अब मोल फ्रैक्शन के बाद हम पार्शियल प्रेशर निकालेंगे, जिसके बाद हम निकालेंगे प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सो दैट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। वी हैव टू फाइंड आउट प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो ए के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। तो एक्स ए हमने निकाल लिया, पी नॉट ए हमें गिवन था, तो दोनों को पुट कर लेते हैं। तो पी नॉट ए की वैल्यू है 150 और एक्स ए की वैल्यू है 0.541। तो ये दोनों की वैल्यू हम यहां पे पुट अप कर देते हैं। सो इट इज 150 इंटू 0.541। तो इन दोनों को सॉल्व करके हमें मिलेगा 81.15 mm ऑफ मर्क्यूरी। तो ए के लिए हमारे पास पार्शियल प्रेशर आया ये। अब हम देखते हैं बी के लिए। तो बी के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला, एंड इट इज पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स पी। तो पी नॉट बी की वैल्यू हमें गिवन है और एक्स पी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी। तो पी नॉट बी है 50 mm, सो राइट इट डाउन। पी नॉट बी इज इक्वल टू 50 और एक्स पी है 0.459। सो लेट्स राइट इट डाउन। सो ये आया 50 इंटू 0.459। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 22.95 mm ऑफ मर्क्यूरी। तो ये आ गया पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ये था पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो पी ए और पी बी हमने निकाल लिया। अब बारी है पी एस निकालने की। सो सॉल्यूशन ऑफ प्रेशर होगा पी ए प्लस पी बी। सो पी ए 81.15 और पी बी था 22.95। तो दोनों को हमने लिख दिया। तो इन दोनों को ऐड करने पे हमें मिला 104.1 mm ऑफ मर्क्यूरी। तो ये है सॉल्यूशन का प्रेशर। सो फाइनली हमें प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मिल गया, एंड दैट इज 104.1 mm ऑफ मर्क्यूरी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हमने कैलकुलेट कर लिया। हमने डाल्टन्स लॉ भी देख लिया और हमने राउट्स लॉ भी देख लिया। अब हमें यही तीनों चीजों को यूज करके इस इक्वेशन को डिराइव करना है। सो लेट्स डू इट। तो हमें ये फॉर्मूला डिराइव करना है, बट इस फॉर्मूले का कॉन्टेक्स्ट क्या है? तो ये था मेरा प्योर सॉल्वेंट। इसमें सॉल्यूट ऐड करने के बाद हमें मिला था ये सॉल्यूशन। जो प्योर सॉल्वेंट है उसका प्रेशर था पी नॉट ए और जो सॉल्यूशन है उसका प्रेशर था पी एस। अब इस प्योर सॉल्वेंट में मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किए थे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि इसमें कॉन्टेक्स्ट क्या है। इसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला जिसके कारण से इसका प्रेशर घट गया था। सो इसका जब हम डेरिवेशन करेंगे तो हमें यह बात याद रखना है कि यहां पे जो हम सॉल्यूट यूज कर रहे हैं दैट इज अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो इस रिएक्शन को करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में डिफरेंस क्या होता है। तो अब हम ये देखने जा रहे हैं कि वोलेटाइल सॉल्यूट और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ये दोनों डिफरेंट कैसे होते हैं। तो ये है मेरे पास एक सॉल्यूशन। ये जो व्हाइट पार्टिकल है ये है सॉल्वेंट और ये जो येलो पार्टिकल है ये है मेरे सॉल्यूट, और ये सॉल्यूट है वोलेटाइल सॉल्यूट। सो दीज येलो सॉल्यूट्स आर माय वोलेटाइल सॉल्यूट। वोलेटाइल सॉल्यूट वो सॉल्यूट होते हैं जो वेपर फॉर्म में चेंज हो सकते हैं। एग्जाम्पल है गैसोलीन, अल्कोहल, एस्टोन। गैसोलीन, अल्कोहल, एस्टोन ये सभी वेपर फॉर्म में चेंज हो सकते हैं। तो ये है वोलेटाइल सॉल्यूट जो वेपर बना सकते हैं। सो दीज वोलेटाइल सॉल्यूट कैन फॉर्म वेपर
ये वेपर फॉर्म कर सकते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, एंड दैट इज नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ये ब्लैक कलर के जो पार्टिकल है, दीज आर माई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट वेपर फॉर्म में चेंज नहीं होते हैं। सो दीज आर माई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स। ये हमारे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। अब इसके एग्जाम्पल है यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज। यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, इनको हीटअप करने के बावजूद भी ये कोई वेपर क्रिएट नहीं कर सकते। तो जब मैं इसे हीटअप करूंगा तो मुझे यहां पे इन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का कोई वेपर नहीं मिलेगा। सो दे कैन फॉर्म वेपर। ये जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है वो वेपर नहीं बना सकते। वॉलेटाइल सॉल्यूट वेपर बना रहे थे, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट वेपर नहीं बना सकते। तो ये है डिफरेंस। अब चलते हैं हम आगे। तो अब हम करने वाले हैं राउल्ट्स लॉ का डेरिवेशन। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये है मेरा राउल्ट्स लॉ जिसे मुझे डिराइव करना है। सो फर्स्ट थिंग, डेल्टल्स लॉ। प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो ये होता है डेल्टल्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब चलते हम आगे। अब ये जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा दैट विल बी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स पी। तो ये भी चीज हमने डिस्कस की थी। जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होता है दैट इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी होता है दैट इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स पी। तो वो हमने यहां पे लिख दिया। ये जो हमारा बी है दैट इज नॉन वॉलेटाइल। ये हमारा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है वो वेपर बनाता ही नहीं। वो वेपर बनाएगा ही नहीं तो वो प्रेशर लगाएगा कैसे? ये है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ये वेपर बनाता ही नहीं तो ये प्रेशर कैसे लगाएगा? तो ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट प्रेशर में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। सो ये जो पार्ट है ये पी नॉट बी, ये हमारा होगा जीरो। सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है तो ये प्रेशर लगाएगा ही नहीं। सो जीरो के साथ हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? जीरो। तो ये है मेरा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जो वेपराइज नहीं होगा, और ये वेपराइज नहीं होगा तो ये कोई प्रेशर लगाएगा नहीं। तो जो मेरा सॉल्यूशन है दैट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन दिस थिंग एंड नॉट ऑन दिस थिंग। सो पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, और पी नॉट बी एक्स बी हो जाएगा जीरो क्योंकि पी नॉट बी है जीरो। सो वी आर गेटिंग पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। तो यहां से हमें एक कंक्लूजन मिल रहा है कि जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये जो मेरा प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन बढ़ाऊंगा तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगा। सो दैट इज दिस कंक्लूजन। अब ये पी नॉट ए को मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूं। ये जो पी नॉट है मैं इसे नीचे लेके जाऊंगा। सो वी गेट पी एस अपॉन पी नॉट ए एंड दैट विल बी इक्वल टू एक्स ए। अब मुझे निकालना है वो वाला फॉर्मूला, मुझे वो वाला फॉर्मूला डिराइव करना है। तो मैं यहां पे 1 माइनस करता हूं और इधर भी 1 माइनस करता हूं। सो 1 माइनस मैंने इधर कर दिया और 1 माइनस मैं इधर कर देता हूं। अब इसका मैं ले लेता हूं एलसीएम। सो आई गेट पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। तो यही चीज हमें निकालनी थी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो हमें यहां पे ये चीज मिल गई, हमें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मिल गया। पर यहां पे देखते हैं यह है 1 माइनस एक्स ए। तो हमें यह पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी दैट इज इक्वल टू 1। तो 1 माइनस एक्स ए क्या होगा? 1 माइनस एक्स ए से हमें मिलेगा एक्स बी, यानी कि जो 1 माइनस एक्स ए है ये 1 माइनस एक्स ए है, दैट विल बी इक्वल टू एक्स बी। तो यही हमें डिराइव करना था। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो हमें यही चीज डिराइव करनी थी। तो ये चीज होगी है डन। अब चलते हम आगे। तो ये था हमारा फॉर्मूला और ये फॉर्मूला हमने कर लिया डिराइव। अब हम इसका एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। तो मेरे पास है सॉल्वेंट और सॉल्यूट, दोनों को ऐड करने पे हमें मिलेगा सॉल्यूशन।
सॉल्वेंट है वाटर, और ये जो सॉल्यूट है ये है अननोन। अब हमें ये बताया हुआ है कि जो वाटर का वेट है, वाटर का मास है, दैट इज 90 ग्राम, और वाटर का ग्राम मोलर मास है 18। तो ये चीज हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो वाटर हमारे पास 90 ग्राम अवेलेबल है और इसका ग्राम मोलर मास होता है 18। अब देखते हैं हम सॉल्यूट के लिए। तो ये जो सॉल्यूट है उसका वेट है अननोन, उसका मास मुझे नहीं पता कि मेरे पास सॉल्यूट कितना है, बट मुझे ये पता है कि जो मेरे पास अननोन सॉल्यूट है उसका ग्राम मोलर मास है 60। तो ये चीज हमें गिवन है। अब हमें ये गिवन है कि जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है दैट इज इक्वल टू 2/5 ऑफ पी नॉट ए। प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है इतना। सो यू कैन सी कि जो ये पीएस है दैट इज 2/5 ऑफ पी नॉट ए, यानी कि प्योर सॉल्वेंट का ये 2/5 है, यानी कि ये घट गया है। तो यहां पे हमें ये सारे डाटास गिवन है और इन डाटा को देख के मुझे निकालना है ये वाला मास। सो जो वेट ऑफ सॉल्यूट है उसको मैं लिख लेता हूं WB, और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसे लिख लेता हूं W। तो जो मेरा वेट ऑफ सॉल्यूट होगा उसको मैं यूज करूंगा W। अब यहां पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? यहां पे वही फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं जो अभी अभी हमने डिराइव किया है, and that is this: relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of solute। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का भी फॉर्मूला हमें पता है, एंड दैट इज NB अपॉन Na प्लस NB, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट। तो ये होता है मेरा XP। तो इस फॉर्मूले को अब मैं यूज करके ये डिराइव करने वाला हूं। तो सबसे पहला काम मेरा क्या होगा? सबसे पहले मैं ये करूंगा कि मैं Na और NB निकाल लूं, मैं A के मोल्स निकाल लूं और मैं B के मोल्स निकाल लूं। सो जो मोल्स होता है दैट इज इक्वल टू गिवन वेट बाई ग्राम मोलर मास। तो ये वेट हमें गिवन है और ग्राम मोलर मास भी गिवन है, तो वो दोनों हम यहां पे पुट कर लेते हैं। सॉल्वेंट का वेट है 90 ग्राम और ग्राम मोलर मास है 18। तो इन दोनों को डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा? 5। तो मुझे ये पता चल गया कि मेरे पास A के मोल्स हैं 5। अब ये हमने देख लिया, अब हम देखते हैं B के लिए। सो NB इज इक्वल टू WB अपॉन GMMP, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय ग्राम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट हमें निकालना है और वो हम लिखेंगे W, और ग्राम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमें गिवन है एंड दैट इज 60। सो W अपॉन 60। तो Na हमें मिल गया 5, NB हमें मिल गया W/60। अब चलते हम आगे। अभी जो P0A और PS है इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन पता है। PS इज इक्वल टू 2/5 ऑफ P0A। तो वही चीज हम यहां पे पुट करने वाले हैं। यहां पे मैं PS की वैल्यू डालूंगा 2/5 P0A, तो मैं यहां पे ये करने वाला हूं। सो इट इज P0A माइनस 2/5 P0A अपॉन P0A। सो यहां पे मैंने PS की वैल्यू डाल दी। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहां पे LCM लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 3/5 P0A अपॉन P0A। अब ये P0A से P0 काट देंगे एंड वी विल गेट 3/5। तो ये जो मेरा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो आ गया 3/5। अब देखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है NB अपॉन Na प्लस NB। इनकी वैल्यू हमने निकाल ली है, तो अब हम यहां पे पुट करेंगे। तो ये है Na इक्वल टू 5, NB है W/60। सो वी विल पुट दैट W/60 5 प्लस W/60। NB की वैल्यू थी W/60, Na की वैल्यू है 5, तो वो सारी चीजें हमने यहां पे पुट कर दी है। अब देखते हैं आगे। अब ये जो चीज है इसको यहां पे शिफ्ट कर देते हैं। सो वील गेट 3/5 इंटू 5 प्लस W/60। सो वी आर गेटिंग दैट 3/5 इंटू
5 plus W upon 60 and that is equal to W upon 60. तो रीअरेंज करने पे हमें ये मिला। ये जो 3 upon 5 है मैं इसे इधर ले जा सकता हूं, सो आई गेट 5 upon 3 हियर। तो शिफ्टिंग करने पे हमें ये मिलेगा। अब 5 और 60 ये दोनों कट जाएंगे एंड वील गेट 12 and then we will multiply 3 with 12, so we'll get 36. So we'll get W upon 36. So 5 plus W upon 60 is equal to W by 36. So we'll get W by 36 minus W by 60 is equal to 5. अब इस चीज का हम LCM लेंगे and we will get W by 90 after calculating it completely and that will be equal to 5. अब नेक्स्ट स्टेप में ये 90 को इधर ले जाएंगे, 90 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो विल गेट 450. सो W आ रहा है 450 ग्राम। तो ये जो मेरे पास सॉल्यूट है दैट इज 450 ग्राम। ये निकाला हमने इस फॉर्मूले से, सो दैट इज डन। अब चलते हम आगे। अब यहां पे मेरे पास सॉल्यूट है शुगर और सॉल्वेंट है वाटर। अब मुझे ये पता है कि 293 केल्विन पे सॉल्वेंट का प्रेशर है 17.51 mm। तो 293 केल्विन पे प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर है 17.51 mm। और इसके अलावा मुझे दिया हुआ है लोअरिंग ऑफ प्रेशर दैट इज इक्वल टू 0.0614 mm। तो ये चीज हमें गिवन है। तो इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं? इसमें हम यूज करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला। तो सबसे पहले हमें निकालना है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू कैलकुलेट। सेकेंड है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये है मेरा सॉल्यूशन और मुझे इसका निकालना है प्रेशर, सो दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और तीसरी चीज निकालनी है हमें मोल फ्रैक्शन। तो हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है वाटर का। यह है वाटर, मुझे इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो हमें ये तीनों चीजें निकालनी है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से। सो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का ये फॉर्मूला होता है P0A माइनस PS अपॉन P0A। तो P0A हमें गिवन है एंड दैट इज 17.51 और P0A माइनस PS हमें ये भी गिवन है एंड दैट इज 0.0614। तो ये दोनों वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे। तो इसकी वैल्यू है 0.0614, तो वो हम पुट कर देते हैं एंड इसकी वैल्यू है 17.51, तो वो भी हम पुट कर देंगे। सो 0.0614 और 17.51 दोनों को कैलकुलेट करने पे हमें मिलेगा 0.00351। तो ये आ गया हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड इट इज 0.00351। अब हमें निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। मुझे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। सो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं इस चीज को यूज कर सकता हूं। तो P0A की हमें वैल्यू पता है, वो हम यहां पे डालेंगे। सो P0A माइनस PS इज इक्वल टू 0.0614, तो वो हमने पुट कर दिया। अब P0A की वैल्यू हम पुट करते हैं। P0A है 17.51, तो वो हम यहां पे लिख लेते हैं। सो इट इज 17.51 माइनस PS इज इक्वल टू 0.0614। अब यहां से हम PS निकाल सकते हैं। सो PS विल बी 17.51 माइनस 0.0614 और इसे सॉल्व करने पे हमें मिल रहा है 17.4468। तो ये है हमारा प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी हमने निकाल लिया। अब आता है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर को हम लिखते हैं XA। तो ये है A, इसका मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन। तो ये चीज कैसे निकालेंगे? तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का हमारे पास ये वैल्यू आया था 0.0035। अभी जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है दैट इज इक्वल टू XP, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। पर मुझे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। आई वॉन्ट XA नॉट XP। तो XA प्लस XP
इज इक्वल टू 1। अब मुझे निकालना है एक्स ए, तो मैं एक्स बी को इधर शिफ्ट कर दूंगा। सो एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, ये चीज आ गई। अब एक्स बी की वैल्यू हम यहां पे पुट कर देंगे 1 माइनस 0.0035। तो ये जो 0.0035 है वो मैंने यहां पुट कर दिया। तो इसको पुट करने पे हमें मिल गया 0.99649। तो मैंने तीनों चीजें निकाल ली, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो ये तीनों के तीनों हमने निकाल लिए। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे। अब हम देखने जा रहे हैं राउट्स लॉ फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो ये मेरे पास एक डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो होता है वो ज्यादा होता है और सॉल्यूट होता है कम। हमारे पास बहुत ही कम सॉल्यूट्स होते हैं। तो ये रहा मेरा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब एक्स बी होता है एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, तो ये चीज हमें पता है। अब ये है हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी कि इसमें है लेस सॉल्यूट। सॉल्वेंट इज मच मोर देन सॉल्यूट। सॉल्यूट बहुत कम है, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है। Na is much greater than Nb. This Na is much greater than Nb. तो ये जो Na है ये बहुत ज्यादा है, ये Nb बहुत कम है। अब ये Nb इतना कम है कि मैं इसके साथ ऐड करूं या ना करूं कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। सो विल गेट Nb अपॉन Na। तो ये मेरे को मिल गया Nb अपॉन Na। अब मोल ऑफ सॉल्यूट और मोल ऑफ सॉल्वेंट, इसका मैं फॉर्मूला आगे एक्सपैंड करके लिखता हूं। NB होता है WB अपॉन GMM ऑफ B, तो वो मैंने लिख दिया। Na होता है WA अपॉन GMM ऑफ A, तो वो भी हमने लिख दिया। तो ये मेरा बन गया फॉर्मूला। WA को हमने इधर लिख दिया, GMM ऑफ B को हमने इधर लिख दिया। तो रीअरेंज करने के बाद हमें ये चीज मिल गई। तो जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है दैट इज इक्वल टू दिस थिंग। और ये किस चीज के लिए? ये है फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। सो दिस इज माय फॉर्मूला फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। आपको ये फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि डाइल्यूट में Na विल बी मच मोर देन Nb, जिसके कारण से हम Nb को इग्नोर कर देंगे और उसके बाद आप ये खुद ही डिराइव कर सकते हो। तो आपको ये फॉर्मूले को लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना ही पता होना चाहिए। यू नीड टू नो दिस थिंग। तो ये था राउट्स लॉ फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब चलते हैं हम आगे। तो ये रहा 1 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 1 ग्राम इन 100 ग्राम एंड वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो ये वो वाला केस है, Na इज मच मोर देन Nb। और हमें साथ में ये इंफॉर्मेशन दी है कि ग्राम मोलर मास है इसका 58। ये जो A है दैट इज A स्टोन, इसका ग्राम मोलर मास है 58। ये B का ग्राम मोलर मास हमें नहीं पता है। और ये जो A है इसका प्रेशर हमें गिवन है, इट इज 195 mm। और ये जो सॉल्यूशन है इसका प्रेशर है 192.5 mm ऑफ मर्करी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है और मुझे निकालना है ग्राम मोलर मास। तो सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है उसका हम लिस्ट बना के रख लेते हैं। हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया है 100 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट दिया है 1 ग्राम, ग्राम मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है 58, प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज 195 mm, PS इज इक्वल टू 192.5 mm। तो जब भी आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी हो तो इस तरीके से आप लिस्ट बना के रख लो। अब क्योंकि Na इज मच मोर देन Nb, तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो जैसा हमने पहले ही डिस्कस किया है, ये फॉर्मूला आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना पता होना चाहिए, ये पार्ट आप खुद ही डिराइव कर सकते हो। तो ये जितने भी डाटाज हैं वो हमें गिवन है, तो वो हम एक एक करके पुट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं P नॉट ए। तो P नॉट ए हमें दिया है 195, तो वो हम यहां पे पुट करेंगे। P नॉट ए आ गया 195। अब डालेंगे PS है 192.5,
तो वो पुट कर दिया अपॉन पी नॉट ए, तो पी नॉट है 195 तो पुट कर दिया। डब्ल्यू बी 1 ग्राम, जीएमएम ऑफ बी निकालना है, जीएमएम ऑफ ए 58, डब्ल्यू ए 100। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमने यहां पे पुट कर दिया। अब आगे क्या है, सबसे पहले इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। 195 माइनस 192.5, इन दोनों को माइनस करने पे हमें मिलेगा 2.5। अब हमें निकालना है जीएमएम ऑफ बी, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल शिफ्टिंग वगैरह करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो जीएमएम ऑफ बी आएगा 58 अपॉन 100 इंटू 195 अपॉन 2.5। तो रीअरेंज करने पे हमें ये चीज मिलेगी। अब इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, इस चीज को सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 45.24, यानी कि ग्राम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है 45.24। तो ये चीज हमें मिल गई और यही चीज हमें निकालना था। सो नथिंग इज डिफिकल्ट, सारी वैल्यूज हमें गिवन है, ये सारी वैल्यूज हमें गिवन है, उन्हें पुट करना है और सिंपल मैथ्स लगा के सॉल्व करना है। सो दैट इज द थिंग। तो ये था हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए केस। तो ये वाला न्यूमेरिकल भी हमने कर लिया। अब चलते हैं हम आगे। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन वर्सेस नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो अभी तक हमने जितनी भी डिस्कशन की है दैट इज अबाउट आइडियल सॉल्यूशन। तो अभी तक हमने जितने भी थ्योरी, न्यूमेरिकल्स, फॉर्मूले किए हैं दे आर अबाउट आइडियल सॉल्यूशन। पर अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्लीटली कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। सो लेट्स डू इट। सो पहले हम करते हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन हुआ एक सॉल्यूशन। तो सबसे पहली बात कि सॉल्यूशन क्या होता है, हम एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट को मिलाते हैं जिससे हमारा सॉल्यूशन बनता है। तो जो हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाए हैं उनका स्ट्रक्चर सिमिलर होगा। हमने एक सॉल्यूट मिलाया है और एक सॉल्वेंट मिलाया है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है और दोनों का पोलैरिटी भी सेम है। तो ऐसा जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा दैट विल बी कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। अब हम आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट इज मीथेनॉल एंड इथेनॉल। तो ये है मीथेनॉल और ये है इथेनॉल। दोनों का स्ट्रक्चर भी सिमिलर है और दोनों का पोलैरिटी भी सिमिलर है। सो ये जो मीथेनॉल और इथेनॉल है इन दोनों को मिलाने पे हमें मिलेगा आइडियल सॉल्यूशन। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट इज हेक्सेन एंड सेकेंड इज हेप्टेन। इन दोनों को मिक्स करने पे भी हमें मिलेगा आइडियल सॉल्यूशन। तो ये भी एक एल्केन है और ये भी एक एल्केन है, दोनों का स्ट्रक्चर और पोलैरिटी लगभग सेम ही है और इन दोनों को मिलाने पे हमें मिलेगा आइडियल सॉल्यूशन। अब आगे चलते हैं। दिस इज आवर बेंजीन एंड दिस इज आवर टोलुइन। ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड और ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड, और स्ट्रक्चर और पोलैरिटी को देखें तो दोनों का स्ट्रक्चर और पोलैरिटी भी होगा सिमिलर। तो इस कारण से ये बनाएगा एक आइडियल सॉल्यूशन। अब हम आइडियल सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सो हमने राउल्स लॉ पढ़ा था। सो आइडियल सॉल्यूशन ओबेज राउल्स लॉ। इसमें राउल्स लॉ फॉलो होगा। डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, यानी कि इसमें इंथैल्पी का कोई चेंज नहीं होगा। एंड डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू 0, तो इसका ये मतलब हुआ कि वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं होगा। तो ये दोनों पॉइंट है क्या, इन्हें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल। ये है ए, ये है बी, और दोनों को मिक्स करने पे हमें मिला ए बी। एग्जाम्पल के लिए बेंजीन और टोलुइन, इन दोनों को मिलाने पे हमें मिला बेंजीन टोलुइन। तो ये है एक आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल। तो ये अभी हमने डिस्कस किया था कि बेंजीन और टोलुइन को मिक्स करने पे हमें आइडियल सॉल्यूशन मिलता है। सो दिस इज दैट एग्जांपल। तो ये ए के पार्टिकल है, इन दोनों के बीच में होगा अट्रैक्शन। ये बी के पार्टिकल हैं, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। और जब हम ए और बी को मिला देंगे तो ए और बी के बीच में कुछ अट्रैक्शन होगा। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस थिंग। सो ये कहता है कि ए में जो अट्रैक्शन है और बी में जो अट्रैक्शन है दैट विल बी इक्वल टू
ए बी अट्रैक्शन। सो जितना इसके बीच में अट्रैक्शन है और जितना इसके बीच में अट्रैक्शन है, उतना ही इसके बीच में भी अट्रैक्शन होगा। तो हमारे सॉल्यूशन में अट्रैक्शन उतना ही होगा जितना अट्रैक्शन सॉल्यूट में था और जितना अट्रैक्शन सॉल्वेंट में था। तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन में कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ। सो दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। सो ये है मेरा ए, इसका वॉल्यूम है 50 सेंटीमीटर क्यूब, और ये है मेरा बी, इसका भी है वॉल्यूम 50 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैंने ए और बी दोनों को मिक्स किया और उससे मुझे मिला ए बी। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, दैट इज द क्वेश्चन। ये है 50 सेंटीमीटर क्यूब, ये भी है 50 सेंटीमीटर क्यूब। तो इन दोनों को मिक्स करेंगे तो यहां पे वॉल्यूम कितना होगा, 50 + 50 एंड दैट इज इक्वल टू 100। तो यहां पे वॉल्यूम होगा 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका वॉल्यूम आया 100 सेंटीमीटर क्यूब, और यहां पे हम वॉल्यूम उतना ही ऑब्जर्व करेंगे जितना एक्सपेक्टेड था। सो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग यहां पे वॉल्यूम होना चाहिए 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो एक्चुअल में भी इसमें वॉल्यूम आएगा 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये है आइडियल सॉल्यूशन। डेल्टा वी ऑन मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, यानी कि मिक्सिंग करने पे वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। कभी कभार ये होता है कि जब हम दो कंपाउंड को मिक्स करते हैं तो उनमें अट्रैक्शन का लेवल चेंज हो जाता है। जब इनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाता है तो वॉल्यूम घट जाता है, और जब इनके बीच में अट्रैक्शन घट जाता है तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। पर यहां पे अट्रैक्शन ना बढ़ा ना घटा, जिसके कारण से वॉल्यूम जितना होना चाहिए उतना ही आएगा। वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब आना चाहिए था, तो इसका वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब ही है। सो डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। अब सेकेंड पॉइंट, नो हीट इज इवॉल्व्ड और एब्सॉर्ब्ड ऑन मिक्सिंग। तो जब भी मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाता है या घट जाता है तो हीट इवॉल्व या एब्सॉर्ब होता है, पर इसके अट्रैक्शन लेवल में कोई चेंज नहीं आया। अगर ए और बी के बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाता तो ये हीट रिलीज करता, और अगर ए और बी के बीच में अट्रैक्शन घट जाता तो ये हीट एब्सॉर्ब करता। पर यहां पे ए और बी के बीच में अट्रैक्शन ना बढ़ा ना घटा, तो ना ही ये हीट इवॉल्व करेगा ना ही ये हीट एब्सॉर्ब करेगा। सो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। ना ये हीट रिलीज करेगा ना ये हीट एब्सॉर्ब करेगा। सो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। और इसको हम मैथमेटिकली लिखेंगे डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0, यानी कि इसकी एंथैल्पी में कोई भी चेंज क्रिएट नहीं होगा। इसका डेल्टा एच मिक्सिंग है 0। तो ये है इसकी तीन प्रॉपर्टी। फर्स्ट इज अबाउट अट्रैक्शन, सेकेंड इज अबाउट चेंज इन वॉल्यूम, एंड थर्ड इज अबाउट एंथैल्पी चेंज। तो ये हमने देख लिया। अब हम यही चीज स्टडी करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। सो नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सो इट इज अ सॉल्यूशन, यानी कि इसमें एक पार्ट होगा सॉल्यूट, एक पार्ट होगा सॉल्वेंट। तो जो मेरा सॉल्यूट और सॉल्वेंट है दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा और दोनों का पोलैरिटी डिफरेंट होगा। सो लेट्स सी एन एग्जांपल। यह है ईथर और यह है एस्टोन। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट है। यह है ईथर और यह है एस्टोन।